नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता झा। खबर की शुरुआत करेंगे सबसे बड़े खबर के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड परिवहन आयुक्त का बड़ा फैसला, परिवहन विभाग में हुए बड़े पैमाने पर तबादले। परिवहन विभाग के 14 अधिकारियों में फेरबदल हुए हैं। विधायक सत्र से पहले बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड परिवहन आयुक्त का बड़ा आदेश आया है। परिवहन विभाग में हुए बड़े पैमाने पर तबादले। परिवहन विभाग के 14 अधिकारियों में फेरबदल हुए हैं। विधायक सत्र से पहले बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। जहां उत्तराखंड परिवहन आयुक्त का बड़ा आदेश आया है। परिवहन विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। परिवहन विभाग के 14 अधिकारियों में ये फेरबदल हुए हैं। विधायक सत्र से पहले बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। देखिए, विधायक सत्र से पहले बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड परिवहन आयुक्त का बड़ा आदेश आया हुआ है, जहां पर परिवहन विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। परिवहन विभाग के 14 अधिकारियों में ये फेरबदल किए गए हैं। विधायक सत्र से पहले बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। खबर हल्द्वानी से है। आपको बता दें कि हल्द्वानी में पिछले 24 घंटे में हुई मूसलाधार बारिश से काफी नुकसान और आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। बरसात में काठगोदाम क्षेत्र के आमखड़ी नाले की दीवार टूट गई है, जिसके चलते आसपास के कई इलाकों में बने लोगों के घरों में पानी और कीचड़ घुस गया है, जिसको प्रशासन द्वारा नगर निगम की टीम से सफाई करवाकर हटाया गया। वहीं दूसरी ओर कल देर रात फतेहपुर स्थित 52 डांट के पास नाले में काफी पानी आ गया था। इसी दौरान वहां पर एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई। गनीमत यह रही कि कार में बैठे दोनों लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। मामले पर एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है, जिसका आकलन किया जा रहा है। एसडीएम परितोष वर्मा ने बरसात के दौरान लोगों से अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब नदी नाले और रपटे तेज रफ्तार में चलते हैं, तब कोई भी अनावश्यक रूप से यात्रा न करे। तब आएंगे भी, टीम आएगी। जो बारिश हुई थी रक्षाबंधन के दिन काठगोदाम क्षेत्र में काफ़ी तेज़ बारिश हुई। 160 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है करीबन 1 घंटे। उससे जो देवगढ़ नाले की दीवार को किया गया वो क्षतिग्रस्त हुई और पानी आबादी में हो गया। उसकी वजह से काफ़ी नुकसान घर में और कई नदी नाले उफान में होने के कारण भी एक कारण बहने की सूचना थी, जिससे भी सभी लोग सुरक्षित भी निकल गए। और जिन घरों में मलबा दिखता है उनको मुआवजा वितरण की कार्रवाई की जा रही है। अभी 100 से अधिक फ्लैट हम लोग वितरित कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि बारिश का अलर्ट भी है और समय समय पर मौसम विभाग और प्रशासन द्वारा अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब तक आवश्यक ना हो तब तक अनावश्यक यात्रा ना करें। और नदी और जो गधेरे इत्यादि आते हैं तो उनमें अगर पानी हो तो अनावश्यक रूप से उसे पार करने की कोशिश न करें। अब बात करेंगे टिहरी की। आपको बता दें कि टिहरी घनसाली विधानसभा के अंतर्गत घुटू में कई जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही से कई मवेशियों के दबे होने की खबर सामने आई है। बादल फटने की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी मयूर ने सभी अधिकारियों को राहत कार्य के निर्देश दिए। बता दें कि बादल फटने की घटना के बाद कई घर मलबे में दब चुके हैं, जबकि कई मवेशियों के दबे होने की सूचना मिली है। प्रशासन की टीम मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है। बादल फटने से कृषि भूमि पूरी तरह से तबाह हो चुकी है।
तो देखिए, आपको बता दें कि बादल फटने से कई घर दब चुके हैं, मलबे में दब चुके हैं, जबकि कई मवेशियों के दबे होने की सूचना मिली है। प्रशासन की टीम मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है। बादल फटने से कृषि भूमि पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। कई मवेशी के मलबे में दबे होने की बात भी कही जा रही है। बादल फटने से कृषि भूमि पूरी तरह से तबाह होने की खबर आ रही है सामने। को गुत्तू बिलंग एरिया में काफ़ी बारिश हुई और उसमें जैसा सूचना मिली है कुछ जगह बादल भी फटे हैं और इसमें जो हमारा मेन हाईवे है उसमें कई जगह भी रुकावट है। कुछ मवेशियों के भी दबे होने की सूचना है और इसके अतिरिक्त 2 से 4 घरों की भी क्षति होने की सूचना मिली है, प्रारंभिक सूचना। अभी कोई जनहानि की हमको कोई सूचना नहीं मिली है और जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ है जिस डिपार्टमेंट का सभी अधिकारी उस क्षेत्र में के लिए निकल गए हैं और जैसे जैसे अभी हमको और फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या क्या परिसंपत्तियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं उस हिसाब से और कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें कि किच्चा के सिरौली कला क्षेत्र को नगर पालिका परिषद से अलग किए जाने को लेकर सिरौली कला के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए सिरौली कला क्षेत्र को नगर पालिका परिषद से अलग किए जाने का विरोध किया। उन्होंने सिरौली कला को ग्राम पंचायत बनाने का विरोध किया। सिरौली कला के लोगों का कहना है कि किच्चा नगर पालिका के विस्तारीकरण में साल 2018 में सिरौली कला, बंडिया, देवरिया व आजाद नगर को शामिल किया गया था। साल 2018 में ही नगर पालिका के चुनाव हुए जिसमें सिरौली कला क्षेत्र में 3 वार्ड और कुछ क्षेत्र को शामिल किया गया। सिरौली कला नगर पालिका किच्चा में 6 सालों से शामिल है और नगर पालिका द्वारा इस क्षेत्र में लगभग 5 करोड़ के विकास कार्य किए जा चुके हैं, जबकि वर्तमान में सिरौली कला को किच्चा नगर पालिका से अलग किया गया है, जिसका सिरौली कला क्षेत्रवासी विरोध करते हैं। वो चाहते हैं कि सिरौली कला को नगर पालिका में ही रखा जाए। सरकार के इस फैसले से नगर पालिका से मिलने वाली सभी मूलभूत समस्याओं यथा कूड़ा निदान, स्ट्रीट लाइट, नाली, सड़क सफाई आदि से लेकर सिरौली कला क्षेत्रवासी वंचित हो जाएंगे। सरकार द्वारा भी पता लगा कि सिरौली को किच्चा नगर पालिका से अलग कर दिया है। सिरौली कला के जो 3 वार्ड थे 18, 19, 20 उनको अलग कर दिया है। इस संबंध में यहाँ पर हम आए थे कि सरकार ने ग्राम सभा जो बनाई है उसमें अगर ग्राम सभा ही रहेगी तो वहाँ का विकास नहीं हो पाएगा और हम पहले की तरह आज मांग करते हैं कि अगर नगर पालिका से अलग कर रही है सरकार तो उसको नगर पंचायत बनाया जाए। नगर पंचायत में जैसा कि अभी व्यवस्था चल रही है कूड़े की गाड़ियों की, स्वीपर झाड़ू वालों की, लाइट की व्यवस्था की, निर्माण कार्यों की वैसे ही सुचारू रूप से चलती रहेगी। और पहले भी सरकार द्वारा सिरौली को नगर पंचायत बनाया गया था तो हमारे ही सिरौली कला के कुछ लोगों ने उसका विरोध किया था। उसका आज हमें परिणाम गांव के रूप में देखने को मिल रहा है। मैं एडीएम साहब से यही दरख्वास्त करता हूं कि हमारे यहाँ जो पत्र है उसको प्रशासन तक पहुँचाएँ, सरकार तक पहुँचाएँ कि हमारे सिरौली कला को ग्राम सभा ना बनाया जाए, नगर पंचायत बनाया जाए और उससे ही हमारा विकास हो पाएगा। क्योंकि अब सिरौली कला जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। वहाँ सिर्फ वोट 14,000 हैं और जनसंख्या लगभग 40,000 के पास है और बहुत सी सड़कें कच्ची हैं जिसमें ग्राम सभा में उसका विकास नहीं हो पाएगा। एडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम आपका ये पत्र शासन तक, सरकार तक आज ही इसको भेज देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। मैं सभासद तौसीफ। अगली खबर रुद्रपुर से है। आपको बता दें कि रुद्रपुर के नर्स हत्याकांड के बाद लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच मृतका नर्स के परिजन एवं कांग्रेस कार्यकर्ता गैरसैंण में धरना देने जा रहे थे। इसी को लेकर गदरपुर पुलिस ने गैरसैंण जाने के बैरिकेडिंग लगाकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और मृतका के परिजन सड़क पर ही धरना करने के लिए बैठ गए। मामले पर मृतका नर्स की बहन ने बताया कि न्याय की मांग को लेकर हम लोग विधानसभा जा रहे थे, लेकिन उधम सिंह नगर की पुलिस और प्रशासन ने हमें यहाँ पर जबरदस्ती रोक दिया है और मार्ग अवरुद्ध कर दिया। हम न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, या तो हम जेल जाएंगे या गैरसैंण जाएंगे। वही मामले पर पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हमें विरोध प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है।
जबकि हमें गैरसैंण में विरोध की जगह भी आवंटित की गई है। बैरिकेडिंग है ये तो जब भी लोग सड़क पर खड़े हुए थे तो उसकी सुरक्षा की दृष्टिगत लगाई गई थी। बेसिकली इन लोगों के द्वारा जो मांग के सीबीआई मांग के जो इन्होंने मांग की थी सीबीआई से जांच कराना थी, उसके प्रमुख में इनसे बात की गई कि क्या संतुष्टि के इनके असंतुष्टि के क्या इनके पॉइंट्स हैं या किस बिंदु पर ये लोग असंतुष्ट नहीं हैं। तो उस बारे में कुछ विशेष लोगों ने बताया नहीं। इन्होंने एक जनरल टाइप का बोला कि हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और सीबीआई की मांग के लिए हम लोग जाना चाहते हैं और हमारे पास अनुमति है। तो ये इनसे वार्ता की गई और वार्ता के पश्चात ये लोग तो अब क्या ये इनको छोड़ दिया गया अब? हाँ, ये जाने के लिए स्वतंत्र है। हम विधानसभा ऑफिस जा रहा था अपनी बात रखने के लिए, जब हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और पुलिस ने बैरियर लगाकर और हमें रोक दिया है। यहाँ पर हम बड़ी शांतिपूर्वक जा रहे थे अपनी बात रखने के लिए। आज हम अपनी आवाज को मुख्यमंत्री विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के सामने शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहते थे, जिसकी हम तो सीधे गैरसैंण धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे विधानसभा के बाहर। हम चाहते थे कि ये बहन तस्लीम जहां को न्याय दिलाने की बात हो या जिले की कानून व्यवस्था की बात हो या फिर और भी तमाम जो हमारे SC/ST के वर्ग के साथी हैं उनके छात्रवृत्ति की बात हो। हम चाहते थे कि ये तमाम मांगे वहां पर उठे। हम चाहते थे कि हमारे साथी जिसके ऊपर गोली चली है, इंटरनेशनल क्राइम हुआ है, उसकी जवाबदेही तय हो। लेकिन ये सरकार डरी हुई है, ये प्रशासन के उच्च अधिकारी डरे हुए हैं। इन्होंने जबरन हमें जाने से रोका है, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। हम छत पर नहीं बैठना चाहते थे, ये इन्होंने हमें मजबूर किया। ये देखिए आगे सामने बैरिकेडिंग लगे हैं, इन्होंने बैरिकेडिंग लगा के सड़क को जाम करने का काम किया और हमें मजबूर होकर यहाँ पर बैठना पड़ा है। हमारा लक्ष्य है कि हम विधानसभा जाएंगे और हमने तय कर लिया है या तो हम विधानसभा जाएंगे या हमें प्रशासन गिरफ्तार करके जेल भेजते हैं। हम तैयार हैं हर चीज के लिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने गुरु नानक देव महाविद्यालय में आयोजित तहसील दिवस में उठी समस्याओं को लेकर गंभीरता से लेते हुए तुरंत समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। समस्याओं के समाधान के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है और मुख्यमंत्री भी जन समस्याओं का समीक्षा करते हैं। बता दें कि तहसील दिवस में विभिन्न प्रमाण पत्र, सड़क, बिजली, पानी, जल भराव, राशन कार्ड, आवास, पेंशन आदि से संबंधित 47 शिकायतें पंजीकृत हुई, जिसमें से 23 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि आम जन की समस्याओं का निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तहसील दिवस में उठी जन समस्याओं का व्यक्तिगत रुचि लेकर समाधान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जो भी छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं उन्हें अपने स्तर पर ही समाधान करें ताकि जनता को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि तहसील दिवस में मौके पर जिन समस्याओं का निस्तारण संभव नहीं हो पाया है उन समस्याओं को संबंधित विभागों को हस्तगत किया जा रहा है। उन सभी समस्याओं का संबद्धता और प्राथमिकता से संबंधित अधिकारी निस्तारण करना सुनिश्चित करें। तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया गया था। जनपद के सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और तहसील और ब्लॉक के अधिकारी सभी विभागों से 47 जन समस्याएं आज आई हैं और उनको हम लोगों ने संबंधित विभागों को दिया है। कुछ का निस्तारण तो आज ही हो जाएगा, जैसे किसी का आय प्रमाण पत्र है, EWS सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत नहीं, या जो आज निस्तारित हो पाएंगे आपको शाम तक मिल जाएगा। बाकी शिकायतों के लिए मैंने सारे अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगले 10 से 15 दिन में उनका निस्तारण करके और जो पोर्टल अब डेवलप किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उस पर अपलोड करेंगे। उसकी समीक्षा शासन लेवल पर भी होती है, हम लोग भी सर एक आम समस्याएँ आई हैं। जल निगम के एक्सीएन भी यहाँ पर हैं, CDO साहब से मेरी बात हो गई है। इस सितारगंज की मीटिंग में अलग से करा करके जो समस्याएं आई हैं या जहाँ पर हुई हैं, यहाँ के प्रधान संगठन के भी लोग मिले थे तो उनको हम दूर कराएंगे। चाहे वो पानी की टंकी की बात हो, कहीं रिबोर होने की बात है, कहीं लीकेज की बात है या सड़क रेस्टोरेशन की बात है, इन सभी चीज़ों पर अगले हफ्ते 10 दिन में एक डिटेल बैठक करा देंगे। देवभूमि उत्तराखंड में विधानसभा के मानसून सत्र का आज पहला दिन है।
3 दिनों के इस सत्र में कुल 500 प्रश्नों की सूची बनी है। वहीं सत्तारूढ़ दल और विपक्ष सत्र को लेकर अपनी अपनी बात बता रहे हैं। एक और जहां विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडरी भूषण, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सभी दलों से शांतिपूर्ण तरीके से सदन चलाने की अपील की, तो वहीं विपक्ष ने सहयोग की बात करते हुए कहा कि जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम भी करेंगे। पहले दिन हमारे विधायक केदारनाथ सेनाराम रावत जी का देहांत हुआ और उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। चंपावत के पूर्व विधायक वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गैतुड़ी जी का भी देहांत हुआ था। उन दोनों को ही श्रद्धांजलि देने के बाद आज सदन शाम तक के लिए फिर कुछ जरूरी काम होने के बाद कल से फिर शुरू होगा। उसमें अनुपूरक बजट आएगा और ये अनुपूरक बजट हमारा जो सामान्य बजट आया था उस बजट को ठीक प्रकार से धरातल पर उतारने के लिए कहीं कोई कमी न रहे, हर क्षेत्र में विकास के लिए और जो आवश्यकताएं हैं धन की वो धन वहां तक पहुंचे। अनुपूरक बजट उसको पूरा करेगा। अच्छा माहौल है, पक्ष विपक्ष सब मिलकर अच्छा करें। हम तो विपक्ष के साथियों से भी कहेंगे सकारात्मक रूप से सभी चर्चा में भाग लें। हमारी नियमावली है कार्य संचालन, इसमें स्पष्ट है कि सदन जो छोटे विधानसभा है 60 दिन का सप्ताह करना चाहिए, लेकिन सरकार ने पिछले सत्रों में पिछले 2 साल से 3 साल से लगातार देख रहे हैं कि सत्रावधि कम होती जा रही है और यह भी मात्र 3 दिन का सत्र है जिसमें एक दिन शोक संवेदना और 2 दिन विधेयक लाना, पारित करना, ये उनका और बजट पेश करना उनकी यही तक सीमित है। उनकी सोच, वो चाहते हैं कि किस तरह से हमारा बजट पास हो जाए और फिर सदन को स्थगित कर दें। बड़ा महत्वपूर्ण यह सत्र है और इसमें बड़े महत्वपूर्ण विधेयक भी आने वाले हैं और हम बजट भी पास करेंगे, अनुपूरक बजट पास करेंगे। ये बहुत जरूरी है राज्य के विकास के लिए और मैं केंद्र सरकार को भी धन्यवाद दूंगा, खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को, जिन्होंने हमारे SDRF के आपदा के मानकों को चेंज किया है। पहले 1 किलोमीटर जब कोई क्षति हो जाती थी तो उसके लिए 1 लाख रुपए तय था, वो मुआवजा मिलता था। अब उसमें करीब लगभग पहाड़ के लिए 2 करोड़ के लगभग जो है मुआवजा उन्होंने दिया है। हर मानकों को बदला है, तो मैं समझता हूं कि इससे उत्तराखंड का तेजी से विकास होगा और आपदा से लड़ने के लिए हम सक्षम हो जाएंगे। ये मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अमूमन विपक्ष। अगली खबर लालकुआ से है। आपको बता दें कि लालकुआ में आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक को राज्य भवन से स्वीकृति मिलने पर प्रदेश के सभी राज्य आंदोलनकारियों में खुशी की लहर है। उन्होंने सरकार द्वारा 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए सूबे के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारी ने कहा कि इस मांग को लेकर संगठन ने लंबे समय से सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया, जिसके परिणाम के तौर पर आज सभी आंदोलनकारियों को इतनी बड़ी जीत मिली है। उन्होंने राज्य सरकार से इसका जल्द ही जीओ जारी करने और सभी चिन्हित आंदोलनकारियों को एक समान पेंशन देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने सभी आंदोलनकारियों की पेंशन की धनराशि सम्मानजनक करने की भी मांग की है, ताकि आंदोलनकारियों के परिवार का सही तरीके से भरण पोषण हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के हित के लिए उनकी लड़ाई जारी है और आगे भी जारी रहेगी, जिसके लिए जल्द ही एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारी ललित कांडपाल, प्रकाश उत्तराखंडी, विक्की पाठक, प्रेम सिंह नेगी, डिगर सिंह बोरा, जाकिर हुसैन, पूरन सिंह परिहार, नंदन सिंह जीना सहित कई राज्य आंदोलनकारी मौजूद रहे।
7-8 सालों से मामला चल रहा था। संघर्ष भी हमारी 6 सूत्री मांगे थी, जो हमारा परसों सम्मेलन हुआ था पूर्व वांझा रूम में जगड़ हॉल में। उस सम्मेलन में बहुत पूरे वो राज्य आंदोलनकारी की भावनाओं को समझते हैं, आंदोलन में भी हमारे साथ थे। खबर मसूरी से है। आपको बता दें कि मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप भंडारी द्वारा टाउन हॉल परिसर में सांकेतिक धरना देकर प्रदेश सरकार से मसूरी टाउन हॉल के निर्माण की जांच करने की मांग की गई। मौके पर प्रदीप भंडारी ने कहा कि 17 करोड़ की धनराशि से मसूरी में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के द्वारा मानकों के विरुद्ध ऑडिटोरियम का निर्माण कर लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। 2 साल टाउन हॉल और कार पार्किंग का वैधानिक संचालन न होने से भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि 17 करोड़ से अधिक धनराशि खर्च कर और 10 वर्ष का समय लगाकर मसूरी नगर पालिका के टाउन हॉल को तोड़कर वहां पर एक ऑडिटोरियम एवं पार्किंग का निर्माण किया गया है। ऐतिहासिक नगर पालिका टाउन हॉल को तोड़ते वक्त कहा गया था कि बनने के बाद यह ऑडिटोरियम और मल्टी स्टोरी कार पार्किंग मसूरी की सांस्कृतिक गतिविधियों और मांगलिक कार्यों के लिए मसूरी की जनता को उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन 20 दिसंबर 2021 को ऑडिटोरियम और पार्किंग का उद्घाटन हो जाने के बाद आज लगभग 2.5 साल बाद भी यह ऑडिटोरियम और कार पार्किंग जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। पालिका का जो जगह थी ये टाउन हॉल, इसको एमडी ने 8 साल पहले तोड़ दिया था टाउन हॉल को, जो कि ऐतिहासिक टाउन हॉल था, तोड़ दिया था। ये कहते हुए कि हम इसको नया बनाएंगे और इसको मल्टीपर्पज़ का बनाएंगे, खेलकूद की गतिविधियाँ होंगी और साथ में यहाँ पर जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे और लोकल लोगों के लिए जो मांगलिक कार्य होते हैं उनके लिए उपलब्ध कराएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा ये 2.5 साल पहले इसका उद्घाटन हो चुका है, लेकिन ये 2.5 दिन में जो है वैधानिक रूप से न तो हॉल चला है न पार्किंग चली है और कई लाख कई करोड़ का जो राजस्व है वो नुकसान यहाँ पे हो रहा है। इसकी चिंता किसी को नहीं है, एमडीटी को नहीं है, प्रशासन को नहीं है, किसी को नहीं है और लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। ये पूरी बिल्डिंग सड़ रही है, खत्म हो रही है। उससे बड़ी बात यह है कि पूरी तरह से मानवों के खिलाफ बना हुआ है। ये इस पर सुरक्षा के पूरे जो है इंतजाम खत्म है। यहाँ पर कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। जो ऑडिटोरियम है उसमें कहीं भी एक बाहर जाने का एग्जिट अलग से द्वार नहीं है, एंट्री और एग्जिट एक ही है और अभी कई सीढ़ियाँ चढ़ करके है और सेकंड माले पर है। मतलब कैसे जो इंजीनियर होते हैं, जो इतने बड़े इंजीनियर होते हैं, जो पूरी दुनिया को पाठ पढ़ाते हैं, उन्होंने खुद पाठ क्यों नहीं पढ़ा? कैसे उन्होंने ऑडिटोरियम बना दिया? ये मात्र एक प्रकार से जैसे किसी को मारने के लिए एक षड्यंत्र के तहत जो है एक गोपनीय जो एक घर बन जाता है जहाँ के लोग जाएं और जहाँ सांस भी न ले सकें, इस प्रकार का एक घुटन भरा एक ऑडिटोरियम बना दिया गया है। वहाँ ना हवा आती है, न वहाँ जो है न वहाँ पर जो है जो एक थिएटर की लाइटें होती हैं, न लाइटें हैं, न वहाँ साउंड सिस्टम है और न वहाँ सुरक्षा के कोई उपाय हैं। वहाँ पर कोई फायर के कोई यंत्र नहीं है वहाँ पर। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। लखनऊ के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज हम सब भारतीय सेना के एक जाबांज नायक कैप्टन डॉक्टर अंशुमान सिंह को उनकी प्रतिमा स्थापना के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले इस अवसर पर उनके स्मृतियों को नमन करते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार के सदस्यगण, उनके पूज्य माता जी, उनके पूज्य पिताजी, परिवार के अन्य सदस्यों का मैं हृदय से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। भारतीय सेना के हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण इस अवसर पर सम्मान व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। मैं नगर निगम लखनऊ को धन्यवाद देता हूं कि बुद्धेश्वर चौराहे के सुंदरीकरण कराने की एक बृहद योजना उन्होंने हाथ में ली है
और इस चौराहे को उन्होंने भारत माता के इस महान सपूत कैप्टन अंशुमान सिंह की स्मृति को समर्पित करते हुए उनकी प्रतिमा को यहां पर स्थापित किया है। हम सब जानते हैं कि 19 जुलाई 2023 को कैप्टन अंशुमान सिंह सियाचिन में अपने सहयोगियों को बचाते हुए शहीद हुए थे। कोई भी देश अपनी स्वाधीनता की रक्षा तभी कर सकता है जब वह अपने अतीत को स्मरण करते हुए अपने गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा ग्रहण करता है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के बाद देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत माता के महान सपूत हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।